हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन अध्ययन चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 4 वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर का मतलब होता है मौसम, क्लाइमेट का मतलब होता है जलवायु। मौसम और जलवायु दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेदर, जब हम लोग वेदर की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, इसका मतलब ये होगा एक छोटे से एरिया में जो एयर का कंडीशन रहता है, जो हवा का कंडीशन रहता है, वो भी बहुत ही कम समय अंतराल पर, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं वेदर यानी कि मौसम कहते हैं। वेदर जो है पूरी दुनिया में की जाए, मौसम की जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक जैसा, यानी कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक समान जो है वेदर नहीं रहता। ये सिर्फ एक छोटे से रीजन में ही वेदर जो है एक समान देखने को मिलेगा। जबकि क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट का मतलब ये होता है, जलवायु का मतलब ये होता है कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में, यानी कि लंबे समय तक उस जगह पर उस तरह के वेदर, उस तरह के मौसम जो है चलते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्लाइमेट। आप लोग क्या देखते हैं कि वेदर जो है पल पल बदलता रहता है, यानी कि मौसम जो है हर समय बदलता रहता है, आज कुछ है तो कल कुछ है। लेकिन क्लाइमेट जो है वो चेंज नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्लाइमेट जो है वो जल्दी नहीं चेंज होता, काफ़ी लंबे समय के बाद इसमें चेंज हो सकता है, बट जिस तरह से वेदर में बदलाव देखने को मिलता है पर डे, वैसा चेंज नहीं मिलता। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे से समझेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है कि क्लाइमेट जो है हर समय चेंज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर यानी कि मौसम और क्लाइमेट जलवायु, इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। इन मॉर्निंग द वेदर कंडीशन में बी कूल विद अ स्लाइट ब्रीज, बट बाय आफ्टरनून द वेदर चेंजेस एंड इट बिकम्स हॉट। मॉर्निंग के टाइम में जो वेदर का कंडीशन था वो कैसा था? कूल था, ठंडा था। और आफ्टरनून यानी कि दोपहर के वक्त में जो वेदर का कंडीशन जो था वो बदल गया गर्म में। और शाम होते होते क्या होता है, बिजली कड़कने के साथ साथ वर्षा भी होने लगती है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम में क्या था, वेदर जो है वो चेंज हो रहा था। और आप अगले दिन क्या देख रहे हैं कि अगले दिन जो है वर्षा वगैरह नहीं हो रही है। अब इससे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि हर दिन क्या है, वेदर जो है, मौसम जो है वो बदल रहा है, जो कि फिक्स्ड नहीं होता। लेकिन ये जो चेंजेस है एक लोकल एरिया तक ही सीमित रहेगा, यानी कि ये जो बदलाव देखने को मिलेगा ये एक लोकल एरिया तक में ही सीमित रहेगा। चलिए अब समझते हैं क्लाइमेट को। क्लाइमेट क्या है कि जो वेदर है, यानी कि जो मौसम का जो ओवरऑल कंडीशन होता है, एक लंबे समय तक, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो एवरेज निकाला जाता है, यानी कि औसत जो निकाला जाता है वेदर का, उन्हें हम कहते हैं जलवायु। क्लाइमेट जो है वेदर की तरह हर दिन चेंज नहीं होता, और ये बड़े से एरिया को कवर करता है, यानी कि बहुत ही बड़ा क्षेत्रफल जो है क्लाइमेट जो है जलवायु का रहता है। फॉर एग्जांपल आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है। और किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है वो वहाँ के सीज़न के बारे में बताता है। और सीज़न में इस तरह से चेंजेस की वजह से, बदलाव की वजह से हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे प्रभाव जो है हम लोग के ऊपर पड़ते हैं। जैसे हम लोग के कपड़ों में अंतर, ठंड वाले जगह हैं तो वहाँ पर अलग कपड़ा, गर्म वाला प्लेस है तो वहाँ पर अलग कपड़ा। फूड हैबिट्स में अंतर आता है, भोजन जो है सब जगह के अलग अलग देखने को मिलेंगे सीज़न के अकॉर्डिंग। और सिर्फ कपड़े और फूड हैबिट्स ही नहीं, इसके साथ साथ पेड़ पौधे और जानवर भी अलग अलग तरह से प्रभावित होते हैं। इनके ऊपर भी इनके ऊपर भी क्लाइमेट का असर देखने को मिलता है, यानी कि जो जगह का जैसा क्लाइमेट है उसी हिसाब से वहाँ पे प्लांट और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। अभी आप अभी आप लोग एंड अभी आप लोग क्लाइमेट और वेदर को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। अब हम लोग चर्चा करेंगे आखिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो वहाँ के क्लाइमेट को बताते हैं कि ये यहाँ का क्लाइमेट ऐसा क्यों है। तो किसी भी प्लेस का जो क्लाइमेट है उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स जो है डिपेंड होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो नीचे दिए गए हैं। लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर से दूरी और ऊंचाई इनके ऊपर, और सी लेवल से ऊंचाई पर इनके ऊपर भी डिपेंड करता है। और डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी के बीच में भी डिपेंड करता है। और हवाओं का दिशा जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और जो लोकेशन है, माउंटेन रेंजेस का, पहाड़ों का जो लोकेशन है उसके ऊपर भी क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है। एंड सिक्स्थ पॉइंट है ह्यूमिडिटी एंड रेन, आर्द्रता और वर्षा। इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम लोग समझते हैं। पहला है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर यानी कि मध्य, इक्वेटर। लैटिट्यूड और इक्वेटर के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है पहले ही चैप्टर में। आप लोग उस चैप्टर को जरूर पढ़ें, तभी आप लोगों को लैटिट्यूड और इक्वेटर जो है समझ में आएगा।
इन शॉर्ट आपको ये बता दें कि ग्लोब का जो बीच वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं इक्वेटर। द सन इज़ द अल्टीमेट नेचुरल सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर सन का जो लाइट है वो पृथ्वी पर पड़ता है, जो एक प्राकृतिक स्रोत है, एक नेचुरल सोर्स है। ये सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है हर सूर्य से हमें सेम अमाउंट यानी कि समान मात्रा में जो है सूर्य से हीट जो है हमें मिलता है। बट द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बाय ऑल द प्लेसेस इज़ नॉट सेम। लेकिन जो अमाउंट है जो पृथ्वी के ऊपर हीट जो मिल रहा है सूर्य का, लेकिन जो हीट मिल रहा है सूर्य से हमें पृथ्वी पर हर जगह पर समान नहीं होता, हर जगह पर डिफरेंट होता है। पृथ्वी पर कुछ जगहों पर सूर्य की जो किरणें हैं वो टेढ़ी पड़ती है, कहीं पर सीधी पड़ती है, जैसे इक्वेटर के पास एकदम स्ट्रेट पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है। और जो सूर्य है यानी सन और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है, दूरी जो है वो बहुत ही कम रहता है इक्वेटर के पास। इस वजह से क्या होता है, इक्वेटर के रीजन में जो भी प्लेसेस पड़ते हैं वो सारे एरिया क्या रहते हैं, गर्म रहते हैं। इक्वेटर से जैसे ही अप एंड डाउन जैसे ही प्रकाश जो है सूर्य का पड़ता है, यानी कि स्लैंटिंग यानी कि टेढ़ी रेखा होने की वजह से उस एरिया में क्या पड़ता है, रिमेन कोल्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। और इक्वेटर से जैसे जैसे दूरी होती जाती है तो उस जगह पर क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है वो स्लैंटिंग यानी कि टेढ़ी पड़ती है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला जो हिस्सा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड देखने को मिलता है और सालों भर वहाँ पर बर्फ़ से ही ढका हुआ रहता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं इक्वेटर जो है, इक्वेटर से दूरी जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, जिस वजह से क्लाइमेट पे बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। पृथ्वी पर जो सूर्य से हमें हीट मिल रहा है वो पृथ्वी को 3 भागों में 3 जोन में बांटता है, जो हमें दैट्स वाई वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 जोन्स। हम लोग पृथ्वी को 3 जोन में बांटते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लाइमेटिक जोन्स। इन सभी जोन्स को अभी हम लोग देखते हैं। इन तीनों जोन का नाम है द टॉरिड जोन, द फ्रिजिड जोन एंड द टेम्परेट जोन। अब एक एक करके तीनों जोन को हम लोग समझेंगे जिसे हम लोग क्लाइमेटिक जोन कहते हैं। पहला है द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन यानी कि इक्वेटर वाला हिस्सा। द एरियाज विच लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कम अंडर द टॉरिड जोन। वैसे एरिया को टॉरिड जोन कहते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये जो साउथ वाला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है इसे ही हम कहते हैं टॉरिड जोन, जो इक्वेटर वाला हिस्सा कहलाता है। यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो डायरेक्ट पड़ता है, स्ट्रेट पड़ता है, जिस वजह से यहाँ पर गर्मी देखने को मिलता है। जो शब्द टॉरिड है इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गर्मी, और पृथ्वी का ये जो एरिया है टॉरिड जोन वाला जो एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को मिलता है। अब है द फ्रिजिड जोन। The areas which lie near the poles, that is between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere come under the frigid zone। ये जो हिस्सा है यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा फ्रिजिड जोन कहलाता है, जो आर्कटिक सर्कल में पड़ता है, और साउदर्न हेमिस्फेयर वाले हिस्से में ये जो साउथ पोल की तरफ अंटार्कटिक सर्कल वाला जो हिस्सा है इसे भी हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। तो ये ऊपर और नीचे ये दो हिस्सा जो हो गया आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल वाला, ये फ्रिजिड जोन में आएगा। इसे हम फ्रिजिड जोन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि सूर्य का प्रकाश ना के बराबर पहुँचता है, जिस वजह से यहाँ पर सालों भर बर्फ़ से ही ढका हुआ ये हिस्सा रहता है, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला। अब बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन के तीसरे वाले जोन की, द टेम्परेट जोन। वैसा एरिया जो टॉरिड जोन और फ्रिजिड जोन के बीच में पड़ता है उसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। यानी कि ये जो टॉरिड जोन और ये जो फ्रिजिड जोन, इनके बीच में जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है इसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। ऊपर वाले हिस्सों को नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं और नीचे वाले हिस्सों को साउथ टेम्परेट जोन कहते हैं। अब ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है इस रीजन में जो भी प्लेसेस आते हैं ये यहाँ पर ना ही ज़्यादा गर्म और ना ही ज़्यादा ठंड देखने को मिलता है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इन विच क्लाइमेटिक जोन्स डज इंडिया लाई। भारत जो है कौन से क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। दूसरा जो फैक्टर है जिस वजह से क्लाइमेट जो है प्रभावित होता है, यानी कि जलवायु जो है दूसरा जो फैक्टर है जिस वजह से क्लाइमेट जो है वो प्रभावित होता है वो है एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। समुद्र से ऊंचाई वाला जो हिस्सा होता है वो क्या करता है, किसी भी जलवायु को प्रभावित करेगा, किसी भी क्लाइमेट को प्रभावित करेगा। जितने ऊंचे हम लोग जाएंगे उतना ही वो कूलर होगा, उतना ही वो ठंडा होगा।
इस वजह से जो एरिया ऐसा इसलिए होता है, जो एयर क्लोजर टू द अर्थ यानी कि पृथ्वी के पास जो भी एयर होता है वो क्या करता है, ज़्यादा मात्रा में हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को सोख लेता है। और उस एरिया में क्या होता है, लोअर एल्टीट्यूड होने की वजह से वो जो प्लेस है हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। वेयर एज द एयर इज़ थिनर एट हायर एल्टीट्यूड, जबकि यही ऊंचाई वाली जगह पे जो एयर है वो काफ़ी थिनर हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पर कोल्ड होता है। इस वजह से आप लोग देखते होंगे कि जो भी हिल स्टेशन होगा, जैसे मसूरी हो गया, ऊटी हो गया, तो पहाड़ी वाला जो क्षेत्र होता है वो ऊंचे वाले जगह पर होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी के सीज़न में भी वहाँ पर ठंड देखने को मिलता है। अब आप समझ गए होंगे कि ऊंचाई पर जाते जाते क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाता है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट टू लर्न में एक पॉइंट दिया गया है, एयर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिटवीन 1 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 फीट। 1000 फीट की ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे ही 1 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो नीचे गिर जाता है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसका भी यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पर बेंगलुरु और चेन्नई जो है ऑलमोस्ट एक ही जगह पर, एक ही दूरी पर इक्वेटर के पास स्थित है। तो चेन्नई से बेंगलुरु जो है वो ज़्यादा ठंडा है, ऐसा क्यों है, इसके बारे में आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हम लोग जानते हैं तीसरे फैक्टर की जिसकी वजह से जो क्लाइमेट है वो प्रभावित होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि समुद्र से दूरी। द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल रीजन इज़ ऑलवेज अफेक्टेड बाय द सी। कोस्टल रीजन यानी कि समुद्री तट वाला जो क्षेत्र होता है, यानी कि तटीय क्षेत्र जो होता है, वो वाला जो रीजन होता है, उस जगह पर भी क्लाइमेट जो क्षेत्र होता है वो समुद्र की वजह से भी क्या होता है, क्लाइमेट प्रभावित होता है। ऐसा इस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सी ब्रिज है और लैंड ब्रिज है इसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं। दिन के समय क्या होता है, जो सूर्य है, सूर्य का जो हीट है वो लैंड एंड सी के ऊपर पड़ता है, यानी कि ज़मीन और समुद्र के ऊपर सूर्य का जो हीट है वो पड़ता है। और द लैंड हीट्स अप फास्टर, और जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हैंस इट बिकम्स हॉटर देन द सी, और ये सी से, समुद्र से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि हॉट एयर जो होता है वो हल्का होता है और वो ऊपर चला जाता है, और जो कोल्ड एयर है वो इधर आ जाता है, उस जगह को फिल कर देता है। तो हॉट एयर ऊपर चला गया और वहाँ पर लो प्रेशर बना दिया। लो प्रेशर होने की वजह से वहाँ का जो एयर हो जाता है वो कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और इस तरह से जो लैंड है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सी ब्रिज को, लैंड ब्रिज में ठीक इसका अपोजिट होता है, ठीक इसका उल्टा होता है। जैसा सी ब्रिज में होता है उसका ठीक उल्टा लैंड ब्रिज में होता है। लैंड ब्रिज में क्या होगा कि लैंड जो है यानी कि ज़मीन जो है वो ठंडा हो जाएगा रात के वक्त। द एयर राइजिंग अबव द सी इज़ वार्मर, और समुद्र के ऊपर जो हवा होगा वो गर्म होगा रात के वक्त। और जो कूलर एयर जो है वो लैंड लैंड से क्या होगा, समुद्र की ओर जाएगा, और इसे ही हम कहेंगे लैंड ब्रिज। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वार्म एयर जो है ये ऊपर से, फिर ये कोल्ड एयर जो है ये समुद्र की ओर जा रहा है। जबकि दिन के टाइम में क्या होता है, लैंड जो वो गर्म हुआ और हवा जो है ऊपर गया और कोल्ड एयर जो है इसकी जगह को फिल कर दिया। इस वजह से जो कोस्टल रीजन होता है वहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है, बहुत गर्मी देखने को नहीं मिलता। लैंड लैंड और सी ब्रिज की वजह से जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, प्लीजेंट रहता है समुद्र के पास। प्लीजेंट का मतलब होता है सुखद, काफ़ी अच्छा रहता है वहाँ का क्लाइमेट। इट मीन्स ना ही ज़्यादा ठंड ना ही ज़्यादा गर्मी। इसी तरह के क्लाइमेट को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट क्लाइमेट, जैसे चेन्नई है। और जो भी समुद्र से जितनी दूरी पे जो भी एरिया होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। उससे काफ़ी दूर है तो वहाँ का जो क्लाइमेट है चाहे तो बहुत हॉट होगा या फिर बहुत ही कोल्ड होगा, और इस तरह के क्लाइमेट को बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर जो क्लाइमेट को प्रभावित करते हैं, वो है डायरेक्शन ऑफ विंड्स। हवा जो है चाहे वो गर्म या फिर ठंड या फिर आर्द्रता या फिर सूखी होती है, कि हवा जो है क्लाइमेट को पूरी तरह से बदल के रख देती है। अगर हॉट रीजन से अगर हवा आ रही है तो वहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो हाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा, गर्मी हो जाएगा और उस एरिया को गर्म कर देगा। जबकि कोल्ड रीजन से अगर कोई हवा आ रहा है तो उससे क्या होगा, वहाँ का टेम्परेचर लो हो जाएगा, कम हो जाएगा और उस एरिया को कोल्ड कर देगा, ठंडा कर देगा। और वैसी हवा जो समुद्र की तरफ से आ रही है, वाटर बॉडीज़ की तरफ से आ रही है, तो वहाँ पर मॉइस्चर हो जाएगा, हवाओं में बहुत ज़्यादा नमी देखने को मिलेगा और यहाँ तक कि बारिश भी होने लगेगा।
जबकि डेजर्ट रीजन्स जब विंड ब्लो होने के बाद नॉर्दर्न इंडिया की तरफ हॉट एंड ड्राई प्लेसेस हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है उस जगह का जो वेदर है, जिस वजह से क्या होता है उस जगह का जो क्लाइमेट है वो हॉटर और डस्टियर हो जाएगा। जैसे डेजर्ट एरिया में बहुत सारे प्लेसेस हैं, राजस्थान, गुजरात, वो सब एरिया। अगला फैक्टर है माउंटेन रेंजेस, यानी कि जो पर्वत है, यानी कि हिमालय जो है वो अगर कहीं पर स्थित है उसकी वजह से भी क्लाइमेट में बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वहाँ के माउंटेन रेंजेस के हिसाब से भी चेंज देखने को मिलता है। हिमालयस यानी कि माउंटेन होने की वजह से जो सेंट्रल एशिया से बहते हुए हवा जो आ रही है वो भारत में आने से रोक देता है। तो इस तरह से जो हिमालय है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट पर। इसलिए हम लोग देखते क्या है कि जिस तरह रसिया में ठंड और चाइना में जिस तरह ठंड रहता है वैसा ठंड जो है वो भारत में देखने को नहीं मिलता। ऑल्सो द मानसून विंड्स डू नॉट क्रॉस ओवर द हिमालयाज एंड दस ब्रिंग शावर्स इन इंडिया। और वही मानसून विंड जो है वो हिमालय को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिस वजह से भारत में वर्षा देखने को मिलती है। अगला टॉपिक है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता एंड रेन्स यानी कि वर्षा। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी कि जो नमी, वाटर वेपर, हवाओं में जो नमी, वाटर वेपर जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कहते हैं। अब ये जो ह्यूमिडिटी है और जो रेन है ये कैसे होता है, यानी कि जो हवाएं समुद्र के ऊपर बह रही होती है तो वो क्या करती है कि मॉइस्चर यानी कि अपने साथ साथ नमी को लेकर जाती है, और जिस वजह से उस एरिया में नमी देखने को मिलता है, उस जगह के एयर में नमी देखने को मिलता है, ह्यूमिडिटी देखने को मिलता है। ह्यूमिड वेदर की वजह से हम लोगों को पसीना भी आता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो वेदर फोरकास्टिंग जो करेगा उसे हम कहेंगे मेट्रोलॉजी, और जो भी पर्सन वेदर के बारे में प्रेडिक्ट करेगा, अनुमान लगाएगा, उसे हम बोलते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। रेनफॉल इज़ अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। रेनफॉल यानी कि बारिश की वजह से भी हमारे क्लाइमेट में चेंजेस देखने को मिलता है। भारत में जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हाईली अनइवन है। इस इस वजह से क्या होता है कि हर जगह अलग अलग वेरिएशन, यानी कि बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन में। कहीं पर कुछ क्लाइमेट है तो कहीं पर कुछ और क्लाइमेट है, रेनफॉल होने के वजह से। तो इसी के साथ ये जो चैप्टर था यहाँ पर एंड हुआ। इनसे रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चन आंसर को हम लोग नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन अध्ययन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। ये वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और इस वीडियो को रिकमेंडेशन पे मैंने डाला है। इस चैप्टर नंबर 4 को सिद्धि प्रिया ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट, सर जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को आप अपलोड कर दीजिए क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ। एंड आई एम सो सॉरी कि 2 से 3 दिन का वक्त लग गया इसे, थोड़े से काम के बर्डन की वजह से, थोड़े से लेट होने की वजह से। आई एम सो सॉरी। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर। गुड बाय।